Okay, so we will start our topic with reference electrons. अब ये reference electrons क्या होते हैं? Let us try and understand that. अभी हम लोगों ने गाल्वानिक सेल के नॉन इक्वेशन के ऊपर काफी सारे सम्स किए थे और वो नॉन इक्वेशन के सम्स में हमारे पास में हर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल दिया हुआ रहता है। जैसे अगर मैंने बोला कि कॉपर और जिंक का एक हमने सेल बनाया है, तो जिंक का पोटेंशियल दिया गया होता था, दैट वाज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एंड कॉपर का भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ होता था। ये ईएमएफ सीरीज है, ये पूरे के पूरे रिडक्शन पोटेंशियल को हमने अरेंज करके रखा है फ्रॉम स्मॉल टू बिग, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ। अगर हम नीचे देखेंगे, गोल्ड का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, लिथियम का सबसे कम है। द पॉइंट इज कि ये पोटेंशियल मिला कैसे। अभी यहाँ से हमने काफी सारी चीजें डिटरमाइन की थी। यहाँ से ये ईएमएफ सीरीज से हम डिटरमाइन करते, जैसे अगर मैंने कोई सेल बनाया, जैसे जिंक और मैंने पोटेशियम का कोई सेल बना दिया, तो वहाँ पे जिंक विल एक्ट एज कैथोड क्योंकि उसका ईएमएफ ज्यादा है, और पोटेशियम विल एक्ट एज एनोड क्योंकि ईएमएफ उसका कम है। तो वी नो दिस थिंग। लेकिन हम लोगों को ये वैल्यूज आए कैसे या पता कैसे चले? अभी मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी ये बता रखा था कि हमारे पास इन गाल्वानिक सेल या फिर इन गाल्वानिक सेल हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन सेल पोटेंशियल नहीं होता, उसके साथ साथ हमारे पास में इलेक्ट्रोड का भी पोटेंशियल होता है। अगर ये मैंने एक जनरल स्कीमेटिक बना दिया एक गाल्वानिक सेल का, ये बाहर से गाल्वानोमीटर से कनेक्टेड है और ये इंटरनली आपस में सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड है। तो जब मैं एक नॉर्मल फिजिक्स का सेल देखूं, तो फिजिक्स के सेल में तुम्हारे पास सिर्फ एक सेल पोटेंशियल होता है। सेल पोटेंशियल मतलब क्या? दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल। इसके आसपास अगर मैंने वोल्टमीटर लगा दिया तो वो मुझे सेल पोटेंशियल बताएगा, मतलब कि इसमें कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें कितने कम इलेक्ट्रॉन्स है। तो वो पोटेंशियल से हम जज करते हैं कि कितने जल्दी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। वो सेल पोटेंशियल हम ये गाल्वानिक सेल में भी निकाल सकते हैं। ये केमिस्ट्री वाले जो सेल्स होते हैं उसमें भी हम लोग सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। हमने नॉन्स इक्वेशन में निकाला भी था। मैं यहाँ पे सीधा सीधा वोल्टमीटर लगा दूंगा, पोटेंशियोमीटर लगा दूंगा। तो दिस इज माय नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस इज माय पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितना ज्यादा है कितना कम है, वो मेरे को ये वोल्टमीटर बता देगा। बट उसके साथ साथ सेल पोटेंशियल के साथ साथ एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी होता है। मतलब जैसे अगर ये जिंक इलेक्ट्रोड है, तो जिंक इलेक्ट्रोड में ये जो जिंक एटम है वो ब्रेक हुआ है जिंक 2+ which has gone outside the electrode, that is in the electrolytic solution, and zinc 2+ हुआ और 2 electrons हुआ, so that 2 electrons is deposited inside the electrode. तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड में भी अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। यहाँ पे अंदर नेगेटिव है इसीलिए वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है। तो ये सब हमने डिस्कस किया था। मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोड का भी पोटेंशियल आ रहा है जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। मतलब पॉइंट इज सेल पोटेंशियल निकालना आसान है। मैंने एक ये वोल्टमीटर का एक टर्मिनल इधर अटैच कर दिया, दूसरा टर्मिनल इधर अटैच कर दिया और मैंने पोटेंशियल कैलकुलेट कर दिया। लेकिन यहाँ पे मैं वोल्टमीटर कैसे अटैच करूँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करूँ? क्या मैं एक वायर को पानी में छोड़ूंगा और एक को इलेक्ट्रोड के अंदर डालूंगा? दैट इज रियली नॉट पॉसिबल। तो हम इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैसे मेजर करते हैं, या फिर ये सारे वैल्यूज जो है वो कैसे मेजर करते हैं? वो हम मेजर करते हैं थ्रू रेफरेंस इलेक्ट्रॉन। अब इमेजिन करो कि ये दो में से एक का पोटेंशियल तुमको ऑलरेडी पता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल इसका पोटेंशियल यू नो। अब तुमने वोल्टमीटर के थ्रू सेल का पोटेंशियल निकाल दिया, तो तुमको अभी ई नॉट ऑफ सेल भी पता है। E naught of cell by the formula you have is E naught of cathode minus E naught of anode.
अब ई नॉट ऑफ सेल तुमने कैलकुलेट किया 0.25 वोल्ट, ई नॉट ऑफ कैथोड तुमको पता था कि 0 वोल्ट, ये तुमको पता था, मतलब दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल तुम्हें मालूम था। तो मेरा ई नॉट ऑफ एनोड कितना हो जाएगा, मेरा ई नॉट ऑफ एनोड हो -0.25। तो ये यहाँ से मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरा रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है। रेफरेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, जिसका पोटेंशियल हमें या तो मालूम होता है या तो हम उसे आर्बिट्ररीली 0 लेते हैं। और इस रेफरेंस इलेक्ट्रॉन के थ्रू, जिसका पोटेंशियल मुझे मालूम है, मैं बाकी के हर इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट, तो हमारे पास दो रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स है, एक जिसका पोटेंशियल हम 0 लेते हैं और दूसरा जिसका पोटेंशियल हमें ऑलरेडी पता होता है। तो हम दो रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ने वाले हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल इज आर्बिट्ररीली टेकन 0, मतलब हमने उसे 0 लिया, उसका पोटेंशियल एग्जैक्टली 0 नहीं है बट हमने उसका पोटेंशियल 0 लिया। ऐसे मेरे बोलने का मतलब क्या है, जैसे ये वापस से देखो, let's say for example you have 5 people A B C D and E और सबके वेट में 5-5 किलो का डिफरेंस है, मतलब A being the lightest, B उससे 5 किलो हैवी है, C उससे 5 किलो हैवी है B से, D C से 5 किलो हैवी है, E D से 5 किलो हैवी है। तो let me arbitrarily take the weight of C to be 0। वेट ऑफ सी मैंने ले लिया 0 kg, इसका मतलब ये नहीं है कि सी का वजन 0 है, वजन तो डेफिनेटली कुछ होगा ही, लेकिन हमने उसका वेट आर्बिट्ररीली 0 ले लिया। अभी डी का वेट विल बी +5, डी का वेट 5 किलो नहीं, वो इंसान है, उसका वजन बहुत ज्यादा होगा, लेकिन वो सी के मुकाबले उसका वेट 5 किलो ज्यादा है। ई का वेट विल बी +10 kg, बी का वेट सी से 5 किलो कम है, तो दिस इज -5 kg। ए का वेट 10 किलो कम है, तो दिस इज -10 kg। तो यही तुम्हारा ईएमएफ सीरीज भी इसी तरीके से बना है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हमने हाइड्रोजन का पोटेंशियल 0 रखा है, हमने हाइड्रोजन का पोटेंशियल 0 रखा है। अब जिसका पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा है वो पॉजिटिव में आएंगे, और जिसका पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम है वो नेगेटिव में आए हैं। तो लेड का हाइड्रोजन से 0.126 वोल्ट कम है, तो वो -0.126 है, जबकि मर्क्यूरी का 0.771 ज्यादा है, तो वो +0.771 है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा एक इलेक्ट्रोड रखते हैं दैट इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और वो कोई मामूली हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं है। नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या रहेगा हमारा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनता है तुम्हारा, ये हम लोग ने गैस इलेक्ट्रोड में पढ़ रखा है। नॉर्मल इलेक्ट्रोड्स हमारे कैसे बनते हैं, यू हैव अ मेटल डिप्ड इन मेटल आयन सोल्यूशन, मतलब यू हैव कॉपर डिप्ड इन कॉपर आयन सोल्यूशन। तो उसी तरीके से यू विल बी हैविंग हाइड्रोजन गैस डिप्ड इन H+ आयन का सोल्यूशन। मतलब प्रॉब्लम विल बी, यहाँ पे कॉपर मेरा सॉलिड है, इससे वायर हम कनेक्ट कर सकते हैं। यू कैन हैव कॉपर कनेक्टेड टू वायर, इट विल बी डिप्ड इन कॉपर आयन सोल्यूशन, बट हाइड्रोजन को हम लोग वायर में कनेक्ट नहीं कर सकते, तो वी नीड टू हैव एन इनर्ट इलेक्ट्रोड व्हिच विल बी प्लैटिनम। तो ये तो मेरा कोई भी नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। अब इसे मैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनाऊं, प्रीटी सिंपल, by making hydrogen gas as 1 atmosphere and by making H+ ion solution as 1 molar। तो अगर मेरा ये कंडीशन मेंटेन्ड है तो उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसका ईएमएफ, स्टैंडर्ड ईएमएफ विल बी 0 वोल्ट। अभी कुछ वजह से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो हमारे पास एक और रेफरेंस इलेक्ट्रोड है दैट इज कैलोमल, ये मैं तुमको इवेंचुअली बताऊंगा। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड मतलब जिसका पोटेंशियल हम 0 लेते, जैसे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या फिर जिसका पोटेंशियल हमें एग्जैक्टली पता होता है, जैसे कि कैलोमल इलेक्ट्रोड। अभी हम लोगों को एक एक करके इनका कंस्ट्रक्शन देखना है एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड।
This calomel electrode is your last electrode, that is metal sparingly soluble salt electrode. We will see what this calomel electrode is. Abhi filhal, we will understand the working and construction of standard hydrogen electrodes. So we will be learning about primary reference electrode ka construction, that is standard hydrogen electrode. अभी जैसे कि मैंने तुमको बताया, this is hydrogen electrode in its standard state. हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन इट स्टैंडर्ड स्टेट मतलब क्या, तुम्हारे पास H प्लस का सोल्यूशन रहेगा, जैसे यू कैन सी ओवर हियर यू हैव H प्लस का सोल्यूशन. You will be having H2 gas which will be our electrode, but ये इलेक्ट्रोड को वायर से नहीं कनेक्ट किया जा सकता, so you have your inert electrode, that is platinum. Important is कि this has to be 1 molar and this has to be 1 atmosphere. तो यहाँ पे डायग्राम में तुम देख सकते हो, यहाँ पे एक ग्लास जैकेट है और यहाँ से हमने प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन गैस जिसका प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर हमने यहाँ से पास किया. ग्लास जैकेट डालने का इंटेंशन ये है कि बराबर हाइड्रोजन गैस ये रूट से नीचे जाए, और ये रूट के नीचे मैंने रख रखा है प्लैटिनम, क्योंकि रिएक्शन करना है. तो रिएक्शन करने के लिए दैट हाइड्रोजन गैस हैज टू बी अब्सॉर्ब्ड एंड डिसॉर्ब्ड, मतलब जब हाइड्रोजन रिलीज होएगा तो इट शुड बी डिसॉर्ब्ड फ्रॉम द प्लैटिनम सरफेस. तो यहाँ पे हमने प्लैटिनाइज प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लिया है, ठीक है. इट्स नथिंग, तुम्हारे पास प्लैटिनम है, उसी को हम प्लैटिनम ब्लैक से कवर करते हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है. जैसे हम लोग निकल नहीं यूज करते, हम रानी निकल यूज करते हैं ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए. अब ये प्लैटिनम वायर को एक्सटर्नली वायर से कनेक्ट कर रखा है हम लोगों ने, ताकि ये वायर से कनेक्टेड है, फिर ये एक्सटर्नली गैल्वेनोमीटर वगैरह से कनेक्टेड हो जाएगा, तो इसीलिए हमने इसको वायर से कनेक्टेड किया. दिस प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम फॉइल इज डिप्ड इन योर हाइड्रोजन आयन का सोल्यूशन. तो ये पूरा तुम्हारा कंस्ट्रक्शन है. तो मैं कंस्ट्रक्शन को या फिर शी के डेफिनेशन को बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकता हूँ. जैसे what is she, what is standard hydrogen electrode? In standard hydrogen electrode, pure and dry hydrogen gas at 1 atmospheric pressure is dipped is bubbled platinized platinum foil immersed in 1 molar H plus ion solution. तो ये मेरा पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन मैंने एक लाइन में एक्सप्लेन कर दिया, एंड दिस इज प्रीटी इंपॉर्टेंट. This is pure and dry hydrogen gas. It is bubbled on platinized platinum foil, which is immersed in 1 molar H plus ion का solution. Now, अगर if this electrode acts as a cathode, या if as an anode, so if this is acting like an anode, मतलब इधर oxidation होना है. So oxidation is pretty simple. It is same as that of the electrode, reference electrode जो हमने में पढ़ा था types of electrode में, कि this is going to act as anode. So you have H plus and H2. So H2 is rich in electron comparatively. So your H2 gas will get converted to 2H plus aqueous plus 2 electrons. Your reaction as cathode. तो रिएक्शन एज कैथोड में क्या आने वाला है, यू विल बी हैविंग 2H plus plus 2 electron is going to give you H2 gas. So this is aqueous.
so you have H, so दोनों नहीं होगा, एक ही होगा. If this is acting as anode तो ये होने वाला है, if this is acting as cathode तो ये होने वाला है. और इसका EMF पोटेंशियल हमें ऑलरेडी पता है, इसका EMF पोटेंशियल इज 0 वोल्ट. I can show you a diagram like this. तुम इसको ध्यान से देखोगे तो देखो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिया है, मतलब यहाँ पे ये एनोड का काम कर रहा है और दूसरा इलेक्ट्रोड कैथोड का काम कर रहा है. तो हम इस तरीके से करते हैं. ये सॉल्ट ब्रिज है, ये तुम्हारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये तुम्हारे पास दूसरा इलेक्ट्रोड है और ये तुम्हारे पास वोल्ट मीटर है. तो वोल्ट मीटर तुमको EMF ऑफ सेल दे देगा और यहाँ पे तुम्हारे पास ये दूसरा इलेक्ट्रोड है. वी डोंट नो ये दूसरा इलेक्ट्रोड कौन सा है, तो मैं इसको अननोन लिखता हूँ, लेकिन दैट इज एक्टिंग लाइक अ कैथोड हियर. माइनस शी इज एक्टिंग लाइक एन एनोड. कैसे पता चला? लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड इज एनोड, राइट हैंड इलेक्ट्रोड इज कैथोड. तो इसका पोटेंशियल 0 है, तो जो भी मेरा सेल पोटेंशियल आएगा वही मेरा इसका भी पोटेंशियल होगा. तो हम इस तरीके से बहुत आराम से कैलकुलेट करते हैं. However, this has a great disadvantage. ये इलेक्ट्रोड का डिसएडवांटेज ये है कि इसको एक तो सबसे पहले तो ऑपरेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है. तो ये तो तुम जज कर ही सकते हो कि यहाँ पे हम हाइड्रोजन गैस पंप कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन गैस कम्स इन सिलेंडर्स, बिग सिलेंडर्स. तो इसको तो दिस इज नॉट वेरी इजीली मोबाइल. ये इतना हैंडी नहीं है इसको ऑपरेट करना. ठीक है, ये इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्पेस एंड ऑल. दूसरा सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत शॉर्ट रेंज के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ही इससे हम दूसरे का पोटेंशियल निकाल सकते हैं. वेरी स्मॉल टाइम के लिए हम इसका दूसरे का पोटेंशियल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये अडल्ट्रेट होने लग जाता है. मतलब अगर ये एनोड की तरह बिहेव करेगा तो इसका हाइड्रोजन गैस कम होने लग जाता है, मतलब इसका प्रेशर कम हो जाएगा. तो इट विल नो मोर बी 1 एटमॉस्फेयर एंड H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लग जाएगा. तो इट विल बी मोर देन 1 मोलर सोल्यूशन. इफ इट इज एक्टिंग लाइक अ कैथोड तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा. तो इट विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक तुम्हारा दिस H+ will start acting like H+ will start acting like a cathode. तो H+ का concentration कम हो जाएगा क्योंकि that is getting converted to H2 gas. तो 1 atmospheric pressure बढ़ जाएगा. तो it becomes extremely difficult to maintain 1 atmospheric pressure and 1 molar concentration solution. It becomes extremely difficult. तो ये भले ही इसका हम पोटेंशियल आर्बिट्ररीली 0 लेते हैं, लेकिन इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है. तो अगर इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल हम गलत ले रहे हैं, मतलब इसका पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा आ रहा है और हम इसको 0 कंसिडर कर रहे हैं, मतलब पूरा EMF सीरीज गलत है. तो हम क्या करते हैं वो कैलोमल से कनेक्ट करते हैं. कैलोमल इज अनदर रेफरेंस इलेक्ट्रॉन. तो हम शी का पोटेंशियल जब हम लोगों को स्टार्टिंग में इनिशियली जब वो थोड़ा मेंटेन कर होता है, तब हम उसको कैलोमल से कनेक्ट करते हैं और हम कैलोमल का पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं. एंड वंस कैलोमल का पोटेंशियल इज नोन, तो इसके पोटेंशियल से हम बाकियों का पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं. तो दिस इज अ सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड. क्योंकि कैलोमल के पोटेंशियल से भी हम बाकियों का पोटेंशियल जज करते हैं, लेकिन इसका पोटेंशियल इज नॉट टेकन एज 0. इसका पोटेंशियल इज नोन व्हेन वी आर कनेक्टिंग इट विद शी. Okay, so we will see the working, see the construction of calomel electrode. So calomel electrode is metal sparingly soluble salt electrode. अब calomel का क्या मतलब होता है? Calomel is nothing but a paste of mercurous fluoride, that is Hg2Cl2 and Hg. तो इसके पेस्ट को हम कैलोमल बोलते हैं. अब एक्चुअली फंडा ये रहता है कि हमने यहाँ पे हमने एक बेंट ट्यूब ले लिया है. अब ये बेंट ट्यूब जो है उसमें हमारा तुम देख सकते हो कि एक इनलेट है, मतलब दो ट्यूब से तुम्हारे बेंट ट्यूब में ये तुम्हारे पास एक इनलेट है, ये बी वाला पार्ट जहाँ से तुम चीजें डाल सकते हो, और ये तुम्हारे पास एक बेंट ट्यूब है.
ठीक है। फिर यहाँ पे जो हम लोग जो मेटल ले रहे हैं, दैट मेटल इज ऑब्वियसली मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी का कोई भी सॉल्ट वाटर सोल्यूबल नहीं होता, इसीलिए ये मेटल स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है। जब मेटल का जो सॉल्ट होता है वो वाटर इनसोल्यूबल होता है, तो वो मेटल स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट में आ जाता है। तो यहाँ पे मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी इज इन लिक्विड स्टेट, अनलाइक एजी। हमने पिछली बार क्या किया था, मेटल स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट में हमने एजी लिया था और उसका भी सॉल्ट वाटर इनसोल्यूबल था, तो हमने उसको उसके ऊपर कोट कर दिया। बट द पॉइंट इज कि एजी यहाँ पे मेटल था, तो मेटल एजी यहाँ पे सॉलिड था, तो उसके ऊपर कोट करना आसान था। लेकिन मर्क्यूरी यहाँ पे लिक्विड है, तो मेरा जो लोअर लेवल है वो सिर्फ मर्क्यूरी का बना हुआ है। उसके ऊपर मैंने उसका पेस्ट रखा हुआ है, कैलोमल का पेस्ट, दैट इज Hg2Cl2 का और Hg का पेस्ट रखा हुआ है, और जो भी मेरा रिएक्शन होगा वो इन दोनों के बीच में होगा। तो you have Hg liquid, you have Hg2Cl2 which is paste। तो पेस्ट को जनरली हम लोग सॉलिड ही मानते हैं, या यू कैन सिंपली राइट पेस्ट। अभी Hg तो कॉमन इधर है, ये Cl का सोर्स भी कॉमन होना चाहिए, इसीलिए मेरा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है वो KCl है। तो हम KCl रखते हैं यहाँ पे, और KCl मेरा कॉमन आयन का सोर्स होगा, कॉमन जो अनायन होता है वो होगा। ये बोला था ना हमने मेटल स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड में, कि तुम्हारा जो अनायन होगा सॉल्ट का वो तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। अभी इसका कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से यू गेट डिफरेंट पोटेंशियल ऑफ कैलोमल इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर मेरा KCl 0.1 नॉर्मल है, इफ यू यूज 0.1 नॉर्मल KCl, तो इसको हम DCE बोलते हैं, मतलब डेसी नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रॉन, और इसका E नॉट का वैल्यू जो है वो आता है 0.336 वोल्ट। ये कैसे कैलकुलेट किया हमने, यहाँ पे हमने शी रखा था और यहाँ पे हमने कैलोमल रखा था, हमने सेल पोटेंशियल के थ्रू कैलकुलेट किया। अगर मैं 1 नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रॉड लूँ, सॉरी 1 नॉर्मल KCl लूँ, इसको NCE बोलते हैं, नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रॉड, इसका E नॉट का वैल्यू आता है 0.280 वोल्ट। अगर मैं सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रॉड लूँ, सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रॉड मतलब KCl मेरा सैचुरेटेड है, मतलब जितना KCl यूज कर सकता है, ले सकता है पानी, उतना लिया हमने, तो इसको SCE बोलते हैं, और इसका E नॉट का वैल्यू 0.242 वोल्ट का। तो ये स्टैंडर्ड हमें कैसे पता चलता है, हमें ये शी से कनेक्ट करके पता चलता है। तीनों वैल्यू में भी वो पॉजिटिव था, चाहे वो 0.336 हो, 0.242 हो या 0.280 हो, वो पॉजिटिव था। और शी का वैल्यू 0 होता है, इससे हमेशा शी और कैलोमल का जो सेल होगा, शी उसमें कैलोमल कैथोड का काम करेगा, क्योंकि वो उसका वैल्यू EMF पोटेंशियल उसका ज्यादा है। तो ये सेल का रिप्रेजेंटेशन मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, प्लैटिनम सॉलिड है, H2 गैस है, H प्लस आयन है, डबल इलेक्ट्रोड। हम पहले इलेक्ट्रोलाइट लिखते, तो मैंने पहले KCl लिख दिया, फिर यहाँ पे मेरे पास Hg2Cl2 का पेस्ट है, और ये मेरे पास Hg है लिक्विड। अगर मैंने इसके स्टेट लिख दिए यहाँ पे, concentration, so this will be 1 atmosphere, this will be 1 molar, this will be saturated, this is paste, this is it। यहाँ से ये प्लैटिनम वायर है, एक्सटर्नली इसको कनेक्ट करना पड़ता है ना, जैसे यहाँ से कनेक्ट हुआ है, ये एक्सटर्नली वायर से कैसे कनेक्ट हुआ है, तो उसी लिए हमने प्लैटिनम का वायर रखा है यहाँ पे। तो ये मेरा प्लैटिनम का वायर है, कुछ भी चीज डालना होगा तो हम यहाँ से डाल सकते हैं। एंड ये बेंट ट्यूब एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट है, ये सॉल्ट ब्रिज का काम करता है। जैसे तुम यहाँ पे देख ही सकते हो, वो जो बेंट ट्यूब है, सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है, सॉल्टी होता है, तो यहाँ पे हमारे पास KCl है, तो वो सॉल्ट ब्रिज का काम करेगा। तो कैलोमल का एक एक्स्ट्रा एडवांटेज ये है कि नो सेपरेट सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड। Let me just
ट्राई एंड राइट डाउन द रिएक्शन। तो हमारे पास क्या था, तुम्हारे पास मर्क्यूरी का एक इलेक्ट्रोड है, यू हैव Hg2Cl2, इसका तुम्हारे पास में पेस्ट है, you have KCl which is taken as which is saturated। तो अगर ये बिहेव करना चाहता है एज एनोड तो रिएक्शन विल बी प्रीटी सिंपल। ये मर्क्यूरी है, दिस इज इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, ये Hg2Cl2 है, तो दिस इज इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एनोड मतलब दिस विल गेट कन्वर्टेड टू दिस। So as you can clearly see, there is 2 mercury involved. So I will write 2Hg liquid should give you 2Hg plus 2 electron, but this will give us a wrong impression क्योंकि Hg plus मतलब water soluble होगा, water soluble नहीं हो सकता, इसलिए मैं इसके साथ साथ 2 Cl माइनस भी लिखूंगा। This is aqueous, ये मेरे को KCl से आया है, so this will get converted to Hg2Cl2 का paste। So very well, paste है तो solid लिख रहे हैं। सिमिलरली अगर रिएक्शन एनोड कैथोड लिखना है, कैथोड मतलब रिडक्शन होने वाला है, तो दिस Hg प्लस विल गेट कन्वर्टेड टू Hg, तो यू हैव Hg2Cl2, this should break to give you, this will definitely break to give you 2Hg plus and 2Cl minus। तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये 2 Hg प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बन जाएगा Hg लिक्विड, and 2 Cl minus will be as it is aqueous। So this is reaction as cathode and reaction as anode। आजकल हम इस तरीके का एक कैलोमल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। अब ये जो कैलोमल इलेक्ट्रोड है थोड़ा पुराना टाइप का है, ठीक है। आजकल हम कुछ इस तरीके का यूज करते हैं, ये एक सिर्फ तुम्हारे पेन जितना होता है, तो इट्स वेरी इजी टू कैरी एंड टेक इट हियर एंड देयर। So you can very well see you have platinum electrode, ये तुम्हारे पास में Hg2Cl2 का पेस्ट और Hg है, ठीक है, और ये तुम्हारा यहाँ पे सैचुरेटेड KCl है। तो हम लोग सीधा इसको दूसरे सोल्यूशन में डिप कर देते हैं, मतलब ये पेन जैसे शी होगा यहाँ पे, जैसे शी था यहाँ पे, तो मैं सीधा सीधा ये पेन को इधर डिप करके रख दूंगा, ठीक है, एंड मेरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। It's very easy to construct. It is, the potential is very reproducible and it is stable over a long period of time। Unlike hydrogen का potential बहुत जल्दी change हो जा रहा था क्योंकि H plus and H2 were in gaseous state and aqueous state। H plus was in aqueous state और इनको और रिएक्शन सबसे ज्यादा aqueous state और gaseous state में होता है, तो there can be a lot of impurities, there can be a lot of additive जो उसका potential, उसका concentration, उसका प्रेशर चेंज कर देंगे। लेकिन यहाँ पे सारी की सारी चीजें मर्क्यूरी में हो रही है और मर्क्यूरी जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करता, मेटल्स के साथ करता है, वरना किसी के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करता, तो वो थोड़ा दूर है बाकी सारे रिएक्शंस से, इसी वजह से वो काफी लंबे टाइम तक के लिए स्टेबल रहता है। इससे हमारा जो EMF पोटेंशियल है वो जल्दी चेंज नहीं होता, ना कि टेम्परेचर से चेंज होता। तो ये कैलोमल का एडवांटेज है। So we will be learning about corrosion in this part। Corrosion is basically oxidation of metal। तुम्हारा जो आयन होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है वो ऑक्सीडाइज होके रस्ट बनाता है, दैट इज Fe2O3 बना देता है वो, जो कि ब्राउन कलर का रस्ट होता है जिसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। इसी वजह से रस्टिंग इज नॉट प्रेफर्ड। रस्टिंग हुआ मतलब खराब हो गया, तो because iron gets oxidized and gets converted to rust। corrosion या ये जो प्रोसेस है रस्टिंग, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये खुद ब खुद होता है, इसको हमें एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है, ये स्पॉन्टेनियस है बट स्लो है। इट्स नॉट अ वेरी फास्ट प्रोसेस, इट टेक्स
वेरी अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत सारे मंथ लग जाते हैं किसी मेटल को रस्ट होने के लिए। तो रस्टिंग एक्चुअली होता कैसा है यहाँ पे, ये इसलिए हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में पढ़ रहे हैं रस्टिंग का पार्ट, क्योंकि ये भी एक इसमें भी एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फंडा यूज होता है। रस्टिंग होता है बिकॉज ऑफ टू थिंग्स, वन इज वाटर एंड द अदर वन इज ऑक्सीजन। रस्टिंग इन दो चीज के वजह से होता है। तो ये तुम्हारे पास एक आयन का रॉड है, उसके ऊपर एक पानी की बूंद है, ठीक है, तो पानी की बूंद है एंड ऑक्सीजन तो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ही होता है। तो ये जो आयन का रॉड है, अगर उसमें पानी लगा हुआ होगा, पानी की बूंद रहेगी, आसपास ऑक्सीजन रहेगा, तो ये अपना जो पूरा रॉड है वो दो साइड में डिवाइड हो जाता है। वन इज द एनोडिक साइड एंड अदर वन इज द कैथोडिक साइड। मतलब ये खुद में ही एक गाल्वानिक सेल बन गया, स्पॉन्टेनियस है ना, खुद ब खुद हो रहा है, तो खुद में ही एक गाल्वानिक सेल बन गया। तो एनोडिक साइड में क्या होता है, तुम्हारा जो आयन है दैट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इट बिकम्स Fe2+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन। और तुमको पहले से ही पता है कि जो भी चीज आयंस के फॉर्म में होगा वो वाटर सोल्यूबल होगा। तो ये आयंस के फॉर्म में Fe2+ goes into this water, so this water is actually acting like an electrolyte। तो ये जो आयन 2+ है वो पानी में जाता है। Fe2+ is not the problem, Fe2+ is just fine, वो रस्ट नहीं होता। प्रॉब्लम क्या है, this Fe2+ in that water again gets oxidized, to Fe+3। that Fe+3 reacts with oxygen and it forms rust, that is Fe2O3। ये ब्राउन कलर का रस्ट इज सॉलिड, ये सॉलिड होता है, ब्राउन कलर का सॉलिड, और वो ऊपर डिपॉजिट होने लग जाता है। मतलब क्या हो रहा है, ये जो आयन है Fe, जो आयन है सिल्वर कलर का, जो Fe आयन है वो कम होते जा रहा है और ब्राउन कलर का Fe+3 का रस्ट बनते जा रहा है, मतलब आयन इज डिग्रेडिंग। इन ऑर्डर टू कंप्लीट द रिएक्शन, क्योंकि अभी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, तो दूसरे तरफ 2 इलेक्ट्रॉन गेन होना चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने का काम में OH O2 करता है। तो वी हैव ऑलरेडी सीन दिस रिएक्शन कि जो तुम्हारा O2 है, अभी यहाँ पे मैं 4 H+ लेता हूँ, तो वो 2 पानी बना देगा, इसको 4 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, क्योंकि एक ऑक्सीजन विल बिकम 2- था, तो 2 विल बिकम 2 को 4 इलेक्ट्रॉन लगने वाले, एंड दिस विल गेट कन्वर्टेड टू 2 पानी। तो दिस इज जस्ट अ काउंटर रिएक्शन। मेन रिएक्शन तुम्हारा यही है जहाँ पे Fe गेट्स कन्वर्टेड टू Fe+2, Fe+2 गेट्स कन्वर्टेड टू Fe+3, और वो रस्ट के तरह डिपॉजिट हो जाता है। नाउ ये तो बन गया, आयन बन गया। रस्टिंग क्यों हो रही है, क्योंकि आयन gets oxidized to Fe+2 and that Fe+2 in the water reacts with oxygen to give you Fe2O3 and this is your rust. How can we protect rusting? सबसे सिंपल और सबसे चीप मेथड है बाय पेंटिंग इट। पेंट करने से क्या होता है, पेंट ऑयल्स का होता है जनरली, तो वो वाटर को सरफेस पे आने नहीं देगा, या इनफैक्ट पेनिट्रेट नहीं करने देगा, रिएक्ट नहीं करने देगा, तो वाटर विल बी अवे फ्रॉम आयन एंड इसलिए रस्टिंग नहीं होगा, क्योंकि रस्टिंग करने के लिए तुमको वाटर और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो हम पेंटिंग कर सकते हैं, हम गाल्वनाइजिंग कर सकते हैं। गाल्वनाइजिंग मतलब क्या होता है, गाल्वनाइजिंग में हम लोग जो हमारा आयन का सरफेस होता है उस पे हम लोग जिंक की कोटिंग करते हैं। अगर तुम EMF सीरीज को ध्यान से देखो तो EMF सीरीज में तुम्हारा आयन आ जाता है यहाँ पे और जिंक आता है यहाँ पे। तो आयन और जिंक के कंपैरिजन में जिंक गेट्स ऑक्सीडाइज्ड बेटर। आयन के ऊपर अगर हमने जिंक की कोटिंग कर दी तो जिंक ऑक्सीडाइज होगा, आयन बच जाएगा एंड थोड़ा लंबे टाइम तक के लिए बचा हुआ रहेगा। सिमिलरली हम टिनिंग भी करते हैं, टिनिंग का भी सेम फंडा होता है, गाल्वनाइजिंग में हम उसको जिंक से कोट कर रहे हैं,
तो टिनिंग में हम लोग टिन से कोट करते हैं। अनदर वेरी पॉपुलर मेथड इज अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय बनाने से फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी चेंज होती है। अलॉय इज नथिंग बट सॉलिड सॉलिड मिक्सचर, सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन। तो जैसे तुम्हारे पास स्टील हो गया, स्टील में आयरन होता है, निकल होता है, क्रोमियम होता है, बहुत सारे डिफरेंट मेटल्स होते हैं, वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं और वो आपस में कॉम्बिनेशन के वजह से उनका रस्टिंग का प्रोसीजर और स्लो हो जाता है, वो रस्ट नहीं करते हैं। The most important, however, is cathodic protection. इस मेथड से हम हमारे पाइप्स को, जो वाटर पाइप्स होता है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तुमने देखा रहेगा वो जो पाइपलाइन है, वो पाइपलाइन के अंदर पानी बह रहा है और ऑक्सीजन तो ऑब्वियसली हर जगह है ही। तो ये जो आयरन के जो पाइप्स है, इसमें रस्ट होने का चांसेस कितना ज्यादा है, फिर भी वो सालों साल तक ऐसे ही अच्छे से रहता है, रस्ट नहीं होता है। उसका फंडा क्या है? हम कैथोडिक प्रोटेक्शन करते हैं। तो आई वांट यू टू सी ओवर हियर कि तुम्हारा आयरन इधर लाई कर रहा है, उसका पोटेंशियल इज -0.44 एंड मैग्नीशियम इधर लाई कर रहा है, उसका पोटेंशियल इज -2.370, मतलब बहुत कम है रिडक्शन पोटेंशियल। कैथोडिक प्रोटेक्शन मतलब वो आयरन पाइप को प्रोटेक्ट करने वाला फंडा। और वो हम कैसे करते हैं? ये तुम्हारे पास वो आयरन का पाइप है जिसके अंदर से पानी बह रहा है। हम क्या करेंगे? हम इसमें मैग्नीशियम अटैच कर देंगे। तो मैग्नीशियम अटैच करने से क्या हो जाता है? एक गाल्वानिक सेल प्रोड्यूस हो गया ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑफ आयरन। एक गाल्वानिक सेल प्रोड्यूस हो गया ऑफ मैग्नीशियम एंड आयरन। अब मैग्नीशियम और आयरन में मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो आयरन विल try to get reduced and magnesium will try to get oxidized. तो हमने क्या कर दिया? रस्टिंग तभी हो रहा था ना जब आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा था। यहाँ पे मैंने उसको मैग्नीशियम के साथ में अटैच कर दिया। मैग्नीशियम ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया, खुद ऑक्सीडाइज हो गया, वो खुद गायब हो जाएगा, लेकिन हमारा आयरन का पाइप बचा रहेगा। तो ये मैग्नीशियम जनरली जमीन के अंदर गाड़ के रखते हैं हम लोग, और टाइम टू टाइम मैग्नीशियम को हम रिप्लेस करते रहते हैं, तो उससे ये आयरन पाइप प्रोटेक्टेड रहता है। दिस इज कॉल्ड एज कैथोडिक प्रोटेक्शन।